तो गाइज हम आगे बढ़ते हैं और जो हम गति के जो एनसीईआरटी क्वेश्चंस कर रहे थे उनको आगे करते हैं। उससे पहले एक अनाउंसमेंट है कि अगर आपने अभी तक शिवम क्लासेस ऐप डाउनलोड नहीं की है तो उसको डाउनलोड कर लीजिए। उसके अंदर फ्री नोट्स हैं, सब कुछ स्टडी मटेरियल जो आपको ज़रूरत होती है वो वहाँ पर फ्री में अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु की गति के विषय में आप क्या कह सकते हैं जिसका दूरी समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर एक सरल रेखा के अंदर है। अगर किसी वस्तु का ये है, इस तरफ तो होती है, उस तरफ तो हम लिखते हैं एक्स जो एक्सिस होती है, एक्स एक्सिस जो होती है उस पर हम लिखते हैं समय और इस पर लिखते हैं दूरी। तो ये बोल रहा है कि अगर दूरी समय ग्राफ के अंदर समय जो अक्ष है, ये वाले जो अक्ष है उसके समांतर एक सरल रेखा के अंदर हमें इस प्रकार से प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? जिसका दूरी समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर, इस प्रकार से हम उसका जो दूरी समय ग्राफ होता है वो इस प्रकार से प्राप्त होता है। तो उस वस्तु की गति के बारे में हम क्या कह सकते हैं? उसकी गति के बारे में हम यह कह सकते हैं कि हम यहाँ पर देखेंगे 5 सेकंड पर, 10 सेकंड पर, 15 सेकंड पर, 20 सेकंड पर, 25 सेकंड पर, यहाँ पर डिस्टेंस मान लो 15 मीटर। ठीक है, 5 सेकंड पर हम जब उसकी स्थिति देखेंगे तो वो 15 मीटर पर है। 10 सेकंड पर उसकी स्थिति देखेंगे तो भी वो 15 मीटर पर है। 15 सेकंड पर देखेंगे तो भी वो 15 मीटर पर है। इसका मतलब क्या हुआ? उसकी दूरी में फर्क नहीं हो रहा है। कहने का मतलब जो वस्तु है वो क्या है? विराम अवस्था के अंदर है, यानी कि वो वस्तु जो है वो गति नहीं कर रही है। तो देखिए, जिस वस्तु का दूरी समय ग्राफ अक्ष के समांतर एक सरल रेखा होती है उसकी गति शून्य है। गति शून्य होने का मतलब क्या है? जो वस्तु है वो विराम अवस्था के अंदर स्थित है, अर्थात वस्तु एक ही स्थान पर रुकी हुई है, उसके अंदर किसी प्रकार की कोई जो गति है वो नहीं हो रही है। देखिए, ये समय है एक्स एक्सिस पर, ये दूरी है वाई एक्सिस पर, और इस प्रकार से उसका ग्राफ हमें अगर प्राप्त होता है तो चूंकि ये समय के साथ उसकी दूरी परिवर्तित नहीं हो रही है, इसका मतलब जो वस्तु है वो गति नहीं कर रही है, वो शून्य अवस्था के अंदर है, वो विराम अवस्था के अंदर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, किसी वस्तु की गति के विषय में आप क्या कह सकते हैं जिसका चाल समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर एक सरल रेखा है। वहां पे जो ग्राफ था वो दूरी और समय के मध्य था, यहां पे जो ग्राफ है वो चाल और समय के मध्य है, कंडीशन अलग अलग है। तो यहां पर अगर जैसे मान लो इस अक्ष पर तो हम लेंगे समय को और इस अक्ष पर लेंगे हम किसको? चाल को। इस स्थिति के अंदर अगर समय के समांतर आती है, समय जो अक्ष है उसके अगर समांतर इस प्रकार से जो हमारा चाल समय ग्राफ अगर हमारे को प्रदर्शित करना होता है तो उस विषय के अंदर हम क्या कह सकते हैं वो देखिए। यहां पर अगर 5 सेकंड मान ले, यहां पे 10, यहां पे 15, यहां पे 20। ठीक है, 5 सेकंड पर हम किसी वस्तु का अगर चाल देखेंगे, यहां पे मान लो कि यहां पे है 20 मीटर प्रति सेकंड है, मान लो यहां पे देख लेते हैं। जैसे ये वाला हमारे को ग्राफ है, इस अक्ष पर हम लिखते हैं समय को और इस अक्ष पर हम लिखते हैं चाल को। अगर ये ग्राफ जो समय है उसके अगर समांतर आता है तो उस स्थिति के अंदर हम क्या कह सकते हैं? यहाँ पे जो समय है वो बढ़ रहा है, 5, 10, 15, 20, 25 इस प्रकार से बढ़ रहा है। लेकिन जो चाल है तो यहाँ पे अगर 20 मीटर प्रति सेकंड है तो यहाँ पर भी यही होगी, यहाँ पर भी ये, यहाँ पर भी ये, यहाँ पर भी ये। इसका मतलब जो चाल है वो क्या है? एक समान चाल है। उस चाल के अंदर ना तो बढ़ोतरी हो रही है ना कमी हो रही है। तो इसका मतलब क्या हो गया? उसके अंदर त्वरण उपस्थित नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर त्वरण उपस्थित होता है तो वस्तु की जो चाल होती है, उसका जो वेग होता है, उसके अंदर परिवर्तन होता है। हम ये दो निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो देखिए, यदि चाल समय ग्राफ अक्ष समांतर एक सरल रेखा है तो वह वस्तु एक समान चाल से चल रही है, एक समान चाल से चल रही है। अगर वो 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से अगर वो चल रही है शुरुआत के अंदर, तो वो आगे भी उसी स्पीड से चल रही है, क्योंकि समय बढ़ने पर चाल में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है।
यहाँ पे जो हमने स्टार्टिंग में जो चाल मानी थी भाई 20 मीटर प्रति सेकंड है, यहाँ पर भी वही है, यहाँ पर भी वही है, यहाँ पर भी वही है, तो इसका मतलब उसकी जो चाल है वो परिवर्तित नहीं हो रही है, वो एक समान चाल से चल रहा है, एक समान चाल से चल रहा है। ये आप ध्यान में रखेंगे। और इसका मतलब एक निष्कर्ष ये भी है कि उसके अंदर जो त्वरण है वो कितना है, शून्य है। अगर त्वरण उपस्थित होता उसके अंदर तो उसकी जो चाल है वो परिवर्तित होगी, अगर त्वरण धनात्मक होता तो उसकी चाल बढ़ती, और अगर त्वरण ऋणात्मक होता तो उसकी चाल घटती, लेकिन एक समान नहीं होती। तो ये जो दो निष्कर्ष हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमने निष्कर्ष निकाला है कि एक समान चाल से चल रही है, क्योंकि समय बढ़ने पर चाल के अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट, वेग समय ग्राफ के नीचे के क्षेत्र से मापी गई राशि क्या होती है? जैसे हम वेग, इस तरफ हम लिखेंगे समय और इस तरफ लिखेंगे वेग, ठीक है। और अगर इनके मध्य हम ग्राफ खींचते हैं, वो कुछ भी हो सकता है, इस प्रकार से हो सकता है, इस प्रकार से हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उनके मध्य जो क्षेत्र होता है, जैसे यहाँ इस t1 समय से t2 समय के मध्य, तो ये जो क्षेत्र है ये क्या प्रदर्शित करता है? ये प्रदर्शित करता है कि t1 समय से t2 समय के मध्य उसने कितनी दूरी तय की है। तो देखिए, वेग समय ग्राफ के नीचे के क्षेत्र से नापी गई राशि वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को दर्शाता है। नहीं समझे? दोबारा समझ लीजिए एक बार। यहां पे क्या लिखते हैं? समय लिखते हैं, और इस तरफ क्या लिखते हैं? y अक्ष पर, इस पर लिखते हैं वेग। वेग अगर जैसे हमारे पास ये ग्राफ प्राप्त हो रहा है तो हमें t1 और t2 ये दो स्थितियां हैं। अगर हम t1 से t2 के मध्य ये ऐसे ये वाली दूरी अगर निकाल लेते, ये वाला जो एरिया अगर हम निकाल लेते हैं, तो ये t1 से t2 के मध्य दूरी को प्रदर्शित करता है। वेग और समय जो ग्राफ होता है उसके अंदर जो क्षेत्र होता है, नीचे का जो क्षेत्र होता है, वो दूरी को प्रदर्शित करता है। इतना सा आपको याद रखना है। वेग समय ग्राफ के नीचे के क्षेत्र से मापी गई राशि वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को दर्शाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अच्छा प्रश्न है, कोई बस विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करती है। वो कहां से चलना शुरू कर रही है? विराम अवस्था से। इसका मतलब उसका जो प्रारंभिक वेग है वो क्या है? 0 है। इसका प्रारंभिक वेग यानी कि u जो है वो क्या होगा? 0 होगा। 2 मिनट तक 0.1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से चलती है। यहां पर समय कितना दिया हुआ है? t 2 मिनट। इसको अगर सेकंड में बदलेंगे तो हम क्या करेंगे? 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों? क्योंकि 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं। तो t कितना हो गया? 120 सेकंड। फिर त्वरण जो हमारे को दे रखा है, त्वरण कितना है? a, वो है 0.1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये 3 चीजें हमारे को दे रखी हैं। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है वो देखिए। प्राप्त की गई चाल, उसका अंतिम वेग क्या है? तो देखिए, अंतिम वेग के लिए एक सूत्र लिखते हैं, v = u + at। u क्या है हमारे पास? 0 है, और a कितना है? 0.1, और t कितना है? 120। तो यहां से ये तो 0 हो गया, और 0.1 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे? ऐसे करके यहाँ पे 10 लिख लो, ये कैंसिल हो गया। कितना आया? 12। तो उसका जो अंतिम वेग है वो कितना हो गया? 12 मीटर प्रति सेकंड। 2 मीटर है, 2 मिनट जो समय है इसको 120 मिनट में कन्वर्ट कर लिया। त्वरण हमारे को दे रखा है 0.1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और गति के लिए समीकरण क्या लिखते हैं? v = u + at। v = 0। इसका प्रारंभिक वेग क्यों? क्योंकि वो विराम अवस्था से शुरू हो रही है, इसलिए इसका प्रारंभिक वेग 0 हो गया। और a कितना है? 0.1 गुणा 120 यानी कि 12 मीटर प्रति सेकंड उसका क्या है? अंतिम वेग है, जो वो 120 सेकंड के बाद प्राप्त करेगा, यानी कि 2 मिनट के बाद प्राप्त करेगा।
तो उसके द्वारा प्राप्त की गई जो चाल है वो कितनी है, 12 मीटर प्रति सेकंड। अब दूसरा इसका जो पार्ट है वो देखिए, दूसरा पार्ट क्या दे रखा है हमारे को, क्या पूछ रहा है, तय की गई दूरी। अब हमारे को ये चीजें दे रखी है, अब पूछ रहा है तय की गई दूरी। दूरी के लिए एक सूत्र होता है, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये क्या है, S ये है दूरी, वस्तु द्वारा तय की गई दूरी। प्रारंभिक वेग हमारे को दे रखा है 0, क्यों, क्योंकि जो वस्तु है वो विराम अवस्था से शुरू हो रही है। हाफ A दे रखा है, त्वरण हमारे को कितना 0.1, और T दे रखा है कितना 120, इसका स्क्वायर कर देंगे। तो देखिए S इज इक्वल टू U प्लस हाफ AT स्क्वायर, तो यहां से S बराबर ये 0 हो गया, ये प्लस है, U प्लस हाफ AT स्क्वायर, इस प्रकार से है फॉर्मूला। तो ये हो गया 0 प्लस हाफ, और A कितना है 0.1, और गुणा 120 का स्क्वायर, ये समय है T 120 सेकेंड, तो यहां से 120 का स्क्वायर 0.1 और हाफ, ठीक है, ये तो हो गया 0। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे हम, ये वाली जो समीकरण है इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा S इज इक्वल टू 720 मीटर, यानी कि जो वस्तु है वो कितनी दूरी तय कर चुकी होगी 120 सेकंड के बाद, 720 मीटर। अतः तय की गई दूरी कितनी है, 720 मीटर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ये भी अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है, कोई रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, ब्रेक लगाए जाने पर वह 0.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, क्योंकि ये क्या है, त्वरण है, एक समान त्वरण उत्पन्न करती है। रेलगाड़ी विराम अवस्था में आने से पहले कितनी दूरी तय करेगी। सबसे पहले तो उसका जो प्रारंभिक वेग है वो क्या है, वो है 90 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको हम किस में चेंज करेंगे, मीटर प्रति सेकंड के अंदर। तो हम क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई। यहां तक की बात समझ में आती है। दूसरी चीज, ये लास्ट में क्या आ जाती है, विराम अवस्था के अंदर आ जाती है, अंत के अंदर क्या आ जाती है, विराम अवस्था के अंदर। इसका मतलब इसका जो अंतिम वेग है वो है 0, क्यों, क्योंकि अंत के अंदर ये विराम अवस्था में आ जाती है, यानी कि रेलगाड़ी जो है वो रुक जाती है। तीसरी चीज, यहां पे हमारे को दे रखा है क्या, त्वरण, यानी A का मान कितना दे रखा है, -0.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। माइनस क्या दर्शाता है कि वो उसकी स्पीड को कम कर रहा है, उसकी विपरीत दिशा के अंदर लग रहा है। तो हमारे को दूरी कैलकुलेट करनी है कि वो कितनी दूरी तक तय कर चुका होगा जब तक वो गाड़ी रुकेगी, ठीक है। तो देखिए, प्रारंभिक वेग 90 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे, 0 से 0 कैंसिल, और 5 और 36 का हो जाएगा 18, यानी कि डायरेक्ट याद रखिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं जब वस्तु किलोमीटर प्रति घंटे में दे रखी हो और मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो। तो इसका जो प्रारंभिक वेग है वो कितना आ जाएगा हमारे पास, 25 मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट हमारे को दे रखा है इसका त्वरण कितना दे रखा है, -0.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और अंतिम वेग क्या है इसका, 0, क्यों, चूंकि रेलगाड़ी विराम अवस्था में आ जाती है, यानी कि अंत के अंदर जो रेलगाड़ी है वो रुक जाती है। तो हमारे को क्या पूछ रखा है, S पूछ रहा है, हमारे को दूरी पूछ रहा है, क्या है कि भाई वो कितनी दूरी तय कर चुका होगा जब वो रुक जाएगा, पूर्ण रूप से रुक जाएगा। तो देखिए यहां पे एक फॉर्मूला होता है, V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS। ये वाला फॉर्मूला आप याद रखिए, V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS। ये क्या है, अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग, 2 गुणा त्वरण गुणा दूरी, कितनी दूरी तय कर चुका होगा। अब ये V स्क्वायर, इसको इधर लाइए तो माइनस U स्क्वायर हो जाएगा, और इसको भाग दे दीजिए 2A से, तो ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा,
s का। इसको इधर लाए और फिर जो 2a है इसको डिवाइड में ले गए, तो s इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। इसका जो मेन फॉर्मूला है वो ये है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो यहां से ये फॉर्मूला हमारे पास आ जाता है। अब हमें क्या निकालना है, s निकालना है। तो v स्क्वायर हमें कितना दे रखा है, v दे रखा है हमारे को 25 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो देखिए 25 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर माने प्रारंभिक वेग तो 0 है, तो इसको तो हटा ही दो। इसको तो हटा ही देते हैं, 0 का तो कोई मतलब है नहीं। अपॉन 2a, तो 2 गुणा 0.5, यहाँ पे माइनस नहीं भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं है। तो 0.5, यहाँ से इनको हल करेंगे तो ये कितना हो गया, 625 अपॉन 1, यानी कि 625 मीटर जो वो वस्तु है वो चल चुकी होगी जब रेलगाड़ी विराम अवस्था के अंदर आएगी। बस ये वाला फॉर्मूला आप याद रखना, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और फिर इसके अंदर वैल्यूज पुट करनी है। और इसके अलावा आपको कोई चीज़ ध्यान में नहीं रखनी है। और दूसरी एक चीज़ ये ध्यान में रखनी है कि अगर कोई चीज़ किलोमीटर प्रति घंटा के अंदर दे रखी हो तो उसको अगर मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो उसके लिए 5/18 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके अलावा और कोई चीज़ याद आपको नहीं रखनी है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक ट्रॉली आनत तल पर 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे जा रही है। गति प्रारंभ करने के 3 सेकंड के पश्चात उसका वेग क्या होगा। पहले तो सबसे पहले बात आती है कि आनत तल क्या होता है। देखिए जब इस प्रकार से कोई ढलान होता है इस प्रकार से, तो उसको बोलते हैं आनत तल। तो यहाँ पर कोई ट्रॉली रखी है, ठीक है। अब ये क्या कर रही है, आनत तल पर 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे जा रही है। यहाँ पे इसका जो त्वरण है a बराबर है वो कितना है, 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और जो t है वो दे रखा है हमारे को कितना, 3 सेकंड। तो ये पूछ रहा है कि उसका वेग क्या होगा। उसका हमें क्या निकालना है, अंतिम वेग निकालना है, ठीक है। तो इसके अंदर आप एक बात याद रखेंगे कि यहां से हम जब स्टार्ट कर रहे हैं, इसका मतलब वस्तु वहां से चलना शुरू हो रही है, तो उसका जो प्रारंभिक वेग है वो क्या होगा, 0। क्यों, क्योंकि जो ट्रॉली है वो विराम अवस्था से शुरू हो रही है। तो यहां पर u का मान कितना आ जाएगा, 0। तो एक फॉर्मूला आप जानते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस AT। ये वाला फॉर्मूला आप जानते हैं। v क्या है, अंतिम वेग, u क्या है, प्रारंभिक वेग, a क्या है, त्वरण, और t क्या है, टाइम। तो हमें क्या निकालना है, हमें यही तो निकालना है उसका अंतिम वेग क्या होगा, v ही तो निकालना है। u क्या है, 0, और त्वरण कितना है हमारे पास, त्वरण दे रखा है हमारे को 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और गुणा टाइम कितना है, 3 सेकंड। तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6, 3 दूनी 6, 6 मीटर प्रति सेकंड, 6 मीटर प्रति सेकंड। बस इसके अलावा और कुछ नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रेसिंग कार का एक समान त्वरण 4 मीटर प्रति सेकंड है। इसका क्या है, ये त्वरण है 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। गति प्रारंभ कर रही है, इसका मतलब इसका प्रारंभिक वेग क्या है, 0, और 10 सेकंड पश्चात, ये टाइम दे रखा है हमारे को 10 सेकंड पश्चात वह कितनी दूरी तय करेगी। निकालना क्या है हमारे को, s। तो देखिए प्रारंभिक वेग 0, क्योंकि वस्तु जो है वो चलना प्रारंभ कर रही है, इसका मतलब वो शुरुआत से चल रहे, विराम अवस्था से चल रहे, तो इसका प्रारंभिक वेग होगा 0। त्वरण हमारे को दे रखा है 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और t दे रखा है हमारे को 10 सेकंड। तो हम दूरी निकालने का फॉर्मूला जानते हैं, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये दूरी का फॉर्मूला होता है, s होता है दूरी, u होता है प्रारंभिक वेग, t होता है समय, a होता है त्वरण, और t होता है समय।
तो यहाँ पर s हमें निकालना है, तो प्रारंभिक वेग 0 है, तो ये पूरा जो मान है वो क्या हो जाएगा 0, ये निकलेगा हाफ। a कितना है, a कितना दे रखा है हमारे को, a दे रखा है 4।